इस चैप्टर में हमें वापस नकाता के बचपन में ले जाया गया है। इंटरव्यूज़ की सीरीज़ में जनरल ओकॉनर एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर शिगेनोरी सुकायामा का भी इंटरव्यू लेते हैं। प्रोफेसर सुकायामा इंटरव्यू के दौरान बेहद शांत और रिलैक्स रहे। उनके जैसे व्यक्ति का ऐसा व्यवहार कोई भी एक्सपेक्ट कर सकता है। वो जापान के वन ऑफ द लीडिंग साइकेट्रिस्ट रहे हैं और इस विषय पर उन्होंने बहुत बेहतरीन बुक्स भी पब्लिश करी थी। डॉक्टर सुकायामा आम लोगों की तरह कोई भी धुंधली प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। वो अफवाह की बजाय फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि उन्हें मिलिट्री की तरफ से एक आदेश आया था कि उन्हें कुछ बच्चों को एग्जामिन करना है। वैसे तो आर्मी की अपनी खुद की एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम होती है और वो ज़्यादातर मसले इंटरनली ही हैंडल करते हैं, सिवाय इसके कि अगर उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है जो कि सिर्फ आउटसाइड रिसर्च या फिजिशियंस के पास हो। बस उसके लिए मिलिट्री सिविलियन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स को कांटेक्ट करती है। तो प्रोफेसर जनरल ओकॉनर को बताते हैं कि जब मिलिट्री ने उन्हें कांटेक्ट किया तो वो समझ गए थे कि कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। प्रोफेसर कहते हैं कि यूँ तो उन्हें मिलिट्री के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मिलिट्री अपने ही बने हुए कॉन्सेप्शंस के आधार पर कंक्लूजन पाना चाहती है। वो लॉजिकल एकेडमिक्स को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, मगर क्योंकि अभी वॉर टाइम चल रहा है तो उन्हें चुप रहकर मिलिट्री के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना था। प्रोफेसर जब अपनी टीम के साथ यामानाशी प्रांत पहुंचे तो उन्हें सबसे पहले चेतावनी दी गई कि अब जो भी उन्हें बताया जाएगा वो एक मिलिट्री सीक्रेट है और इसे लीक न किया जाए। तब उन्हें बताया गया कि कैसे उस मंथ की शुरुआत में 16 बच्चे हिल पर बेहोश हो गए थे और जिनमें से 15 होश में आ गए थे और उन्हें याद भी नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या था। मगर एक बच्चा अभी तक होश में नहीं आया था और वो टोक्यो के मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट है। मेजर तोयामा मिलिट्री के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने उन बच्चों को उस घटना के बाद एग्जामिन किया था। उन्होंने हर तरीके की बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन को प्रोफेसर के साथ साझा किया। उन्होंने प्रोफेशनली उस बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स प्रोफेसर को दिखाए। प्रोफेसर सुकायामा कहते हैं कि मेडिकल रिकॉर्ड से एक बात जो बेहद ज़रूरी और साफ साफ दिख रही थी कि उन बच्चों में से उस इंसिडेंस के शुरू से लेकर अब तक कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही थी। उनमें से कुछ बच्चों के पेट में कीड़े ज़रूर हुए थे, मगर ये भी एक आम बात होती है। एक और चीज़ जो नोटिस करने लायक थी कि बच्चों को वो 2 घंटे जिनमें वो बेहोश थे बिल्कुल भी याद नहीं थे। उन बच्चों में ये मेमोरी लॉस की बजाय एक मेमोरी लैक जैसा लग रहा था। लॉस और लैक के अंदर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कार में रखा सामान गायब हो जाए तो हम उसे लॉस कहेंगे, मगर अगर पूरी कार ही गायब हो जाए तो हम उसे लैक कहेंगे। प्रोफेसर मिलिट्री डॉक्टर से पॉइजनस गैस लीक की संभावना पर बात करते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मिलिट्री कुछ बॉम्ब्स और पॉइजनस गैसेस बना तो रही है, मगर उनके एक्सपेरिमेंट्स जापान की बजाय मेनलैंड चाइना में किए जाते हैं और यहाँ यामानाशी प्रांत में इस तरह के किसी एक्सपेरिमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही यूएस आर्मी भी ऐसी जगह पर बॉम्बिंग नहीं करती है। इन सब के अलावा उन्होंने फूड पॉइजनिंग के अंदेशे को भी नकार दिया। तो जो आखिरी संभावना रह रही थी वो थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और तब प्रोफेसर को समझ आया कि मिलिट्री ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। उन्होंने एक ही बच्चे और घटना के समय मौजूद टीचर का भी इंटरव्यू लिया। इन इंटरव्यूज के बाद प्रोफेसर को ये मास हिप्नोसिस जैसा लग रहा था, जिसमें कई सारे लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज किया गया हो। जनरली मास हिप्नोसिस के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक कि सभी लोगों को एक साथ बांधा गया हो और दूसरा कि कोई चीज जो उनके ऊपर एक साथ प्रभाव डाले। इस इंसिडेंस के केस में यह प्रभाव उस एरोप्लेन ने डाला होगा जिसे उन्होंने एक साथ देखा था। मेजर तोयामा प्रोफेसर से कहते हैं कि सारे क्लूज उन्हें इसी कंक्लूजन पर लाते हैं कि ये एक मास हिप्नोसिस हो सकता है। मगर यदि ऐसा हुआ था तो उन बच्चों के ऊपर वो हिप्नोसिस तोड़ा कैसे गया और इसके बाद वो होश में कैसे आ गए थे। इस पर प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें इस बात पर कोई अंदाजा नहीं है, मगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी सिस्टम जैसा चल रहा है जो कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली अपना इफेक्ट खत्म कर देता है। प्रोफेसर मेजर तोकायामा को बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ही केसेस जहां बहुत सारे बच्चे एक साथ बेहोश हुए और फिर बिना किसी याद के अपने आप होश में आ गए, ऐसे और भी कई देशों में सुने हैं। उन सभी को मिस्टीरियस माना जाता है और उनकी भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिली है। वो इस तरह के 2 इंसिडेंट्स जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उनका जिक्र करते हैं। कुछ चीज़ें जो इन सभी घटनाओं में कॉमन थी कि ये घटनाएं यंग स्टूडेंट्स के साथ हुई थी। सभी अपना होश एक साथ खोए थे और फिर कुछ समय बाद होश में आ गए थे। इनमें से कुछ केसेस में एडल्ट्स भी बेहोश हुए थे और कुछ में बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुए थे। इन सभी घटनाओं में और इस घटना में बस
एक चीज जो बिल्कुल अलग है वो ये कि एक बच्चा सतोरू नकाता अभी तक बेहोश था और शायद वो इस पूरी घटना के ताले की चाबी हो। प्रोफेसर यहाँ अपने इंटरव्यूज खत्म करने के बाद टोक्यो के मिलिट्री हॉस्पिटल में उस बच्चे सतोरू नकाता को देखने जाते हैं और क्योंकि मेजर तोयामा इस केस को पर्सनली डील कर रहे थे तो वो लोग डेली बेसिस पर मिलिट्री हॉस्पिटल जा सकते थे और देर रात तक बेहोश बच्चे को हर एंगल से ऑब्जर्व करते थे। इस बच्चे को नली के थ्रू खाना दिया जा रहा था और टाइमली उसकी बॉडी से वेस्ट भी बाहर एक्सक्रीट होता था। रात में लाइट्स ऑफ करने पर वो आंखें बंद करके सो जाता था और सुबह फिर अपनी आंखें खोल के लेटा रहता था। वो कोमा में था मगर जहाँ तक है कि वो सपने नहीं देखता था, क्योंकि जब लोग सपने देखते हैं तो उनका आई मूवमेंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और हार्ट बीट बढ़ती है। मगर नकाता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी हार्ट बीट और टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा कम रहता था। ये थोड़ा अजीब है मगर ऐसा लगता है जैसे असल नकाता कहीं और जा चुका है और अपने पीछे एक फिजिकल कंटेनर छोड़ गया हो जो उसकी एब्सेंस में उसे जिंदा रखने के लिए उसके शारीरिक गतिविधियों को चलाए रखे। और तभी एक चीज जिसे स्पिरिट प्रोजेक्शन कहते हैं प्रोफेसर के दिमाग में आती है। जापान की फोक टेल्स में इस तरह की चीजें कई बार आती हैं जहां आत्मा टेम्परेरी शरीर को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए चली जाती है और फिर वापस शरीर में आकर मिल जाती है। जापान की पुरानी कहानियों में ये मान्यता है कि आत्मा शरीर को सिर्फ डेथ के टाइम नहीं छोड़ती है बल्कि ये शरीर को जिंदा रखते हुए भी छोड़ देती है और फिर कुछ समय बाद वापस आ जाती है। अब प्रोफेसर ये सोचते हैं कि क्योंकि इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसीलिए वो इस आइडिया को सामने रखने से हिचकिचाते हैं। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रोफेसर के सामने हैं वो ये कि इस बच्चे को कोमा में से कैसे उठाया जाए। इस हिप्नोसिस को तोड़ने के लिए उन्होंने हर तरीके की कोशिश कर ली थी। वो उसके पेरेंट्स को वहाँ लेकर आए और उनसे उसका नाम बुलवाया। कई दिनों तक ट्राई करने के बाद जब उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला तो उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जो हिप्नोसिस तोड़ने के लिए किताबों में लिखा होता है। उन्होंने उसके चेहरे के सामने तालियां बजाई, उसके पसंदीदा म्यूजिक को बजाया, उसकी स्कूल बुक्स का जोर जोर से रेसिटेशन किया, उसके फेवरेट खाने को सुंघाया। एंड में वो उसके घर से उसकी पालतू बिल्ली को भी लेकर आए, मगर कुछ भी काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद सुबह के 10 बजे जब नर्स नकाता से ब्लड सैंपल लेने गई तो उसके बाद उसको खांसी आई और उसके मुंह से खून भी निकला, जिसके आधे घंटे बाद नकाता होश में आ गया था। वो अपने आप उठकर बिस्तर पर बैठ गया और वो हर तरफ कमरे में अजीबो तरीके से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद लोगों ने रियलाइज किया कि वो अपनी सारी मेमोरी खो चुका है, यहाँ तक कि वो अपना नाम, अपने पेरेंट्स की शक्ल, वो कहाँ रहता है, उसका स्कूल जैसी कोई भी चीज उसे याद नहीं थी। इसके साथ ही वो पढ़ भी नहीं सकता था। उसे ये भी नहीं पता था कि जापान क्या होता है या फिर पृथ्वी क्या चीज है। उसका दिमाग बिल्कुल क्लीन हो चुका था, नए पैदा हुए बच्चे के समान।